चलो ओके। सो ISO 27000, अजय सर। जी। हाँ, आप थोड़ा सा इन फ्रंट में हमेशा रहो। देखो ISO 27000 में क्या है कि ये स्टैंडर्ड जो है उसका जो हाँ जी अजय साहब, यस आर सर। यू रेडी? हाँ, यस सर। कम्युनिकेट करते रहो। तो क्या है कि ISO 27001 जो है लेटेस्ट स्टैंडर्ड कौन सा है? 2013 2013। 2013। और ये स्टैंडर्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ये स्टैंडर्ड ये है। कहीं से आवाज आ रही है यार, देखना उसको स्टॉप करो। आई डू नॉट नो वेयर इज दिस कमिंग। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि बिफोर गोइंग टू द स्टैंडर्ड डेप्थ, let us understand the terminology. What are the terminology used in the this 27,000 में क्या क्या terminology यूज होता है? क्योंकि रिक्वायरमेंट तो विल डिस्कस इन द मोर डिटेल। सबसे पहला क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा रिस्क। रिस्क रिस्क क्या है? टर्मिनोलॉजी की बात करें, रिस्क क्या है? रिस्क क्या है टर्मिनोलॉजी इसकी? इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। हाँ जी अजय साहब, यस सर। जी सर। टर्मिनोलॉजी क्या है? इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है? रिस्क है। रिस्क। हाँ, ये क्योंकि क्या ना कि 27,000 स्टैंडर्ड में डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हमें उसको टर्मिनोलॉजी जानेंगे, क्योंकि व्हाट आर द टर्म्स आर यूज इन द स्टैंडर्ड। जैसे आपने काफी वर्ड रिपीटेड वर्ड इसमें देखा होगा, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन विथ रिगार्ड्स टू द रिस्क। सतीश साहब, आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट जरूर करो। और अजय सर, यस सतीश सर, सर। आप भी आप पार्टिसिपेट करते रहो आप लोग। क्योंकि क्या ना कि जब पार्टिसिपेट करो तो आउटपुट, ट्रेनिंग की आउटपुट बहुत ज्यादा निकल के आएगी। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? देखो इसके टर्मिनल क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन विथ रिगार्ड्स टू द रिस्क। दैट मीन्स जो रिस्क मैनेजमेंट क्या हुआ कि रिस्क को क्या कर, जो भी रिस्क मैनेजमेंट होगा उसका कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। वो रिस्क, अगर रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है उसको क्या करना है? डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है और मिटिगेट करना है। तो दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, फिर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होता है जी? सिमिलर लाइक है, जैसे पॉलिसी स्टेटमेंट है। हाँ, द पॉलिसी वही हो गया कि क्या क्या, स्टेटमेंट ऑफ द ओवरऑल इंटेंशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी यही है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ ओवरऑल इंटेंशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। तो क्या ना कि कभी भी आप देखेंगे ISMS में क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट विद ISMS देयर शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन की एक लेट डाउन पॉलिसी होती है कि व्हाट इज द रिस्क ISMS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है जी, ओके। देन एक और बहुत पॉपुलर टर्मिनोलॉजी यूज होता है कॉन्टेक्स्ट। आपने सुना होगा एस्टैब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट। बहुत आपने सुना होगा ISMS में जाए, चाहे आजकल सारे स्टैंडर्ड QMS CMS FSMS OHS ISO 45, किसी भी स्टैंडर्ड में जाएंगे तो कहता है कि एस्टैब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकती है कि क्या कहता है कि एस्टैब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट का टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? ध्यान दे अजय साहब, थोड़ा पार्टिसिपेट करो। यस सर। हाँ, कहता है कि डिफाइनिंग the external and internal parameter to be taken into account when the managing the risk and setting the scope and risk criteria for the risk management policy. सतीश आप समझ पा रहे हो? यस हैं? तो विनोद सर, यस सर, यस सर, तो आप इस चीज को समझ पा रहे हो क्या? यस सर, समझ अनिकेत रहा हूँ। समझ पा रहे हो? यस हाँ, सर।
क्योंकि विनोद सर ध्यान रखिएगा, ये सब Yes, ध्यान sir. रखना है, क्योंकि क्या ना कि ऐसा नहीं कि दिस इज द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू द ISMS। जो कॉन्टेक्स्ट वाली वर्ड है आज के डेट में सारे स्टैंडर्ड में है, तो इसको फिर से मैं एक बार कि डिफाइनिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरामीटर्स, defining the external and internal parameters to be taken into account when managing the risk, ठीक है, and setting the scope and risk criteria for risk management policy. This is the terminology for the establishing the context. तो इस चीज को थोड़ा ध्यान कीजिए, हो सकता है कि आप रिकॉर्ड भी कर लें, लिख भी लें, क्योंकि ये आपको समझना पड़ा काफी ब्रॉडर में, क्योंकि नाउअडेज जितने भी स्टैंडर्ड हैं सारे स्टैंडर्ड में रिस्क असेसमेंट की जो बात होती है सारे स्टैंडर्ड में होती है, और स्टैंडर्ड स्टार्ट फ्रॉम द क्लॉज नंबर 4.1 जहां पे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये एस्टैब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट, ये वर्ड टर्मिनोलॉजी आप जरूर ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब थोड़ा सा और कुछ टर्मिनोलॉजी जानते हैं। अजय साहब, कैन यू Yes, sir. एक्सप्लेन द जी। टर्मिनोलॉजी रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट risk टर्मिनोलॉजी, assessment, हाँ टर्मिनोलॉजी। चलो the नहीं identify risk नहीं 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 आता। नहीं, देखो जी मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या ना कि स्पेसिफिक ISMS नहीं ये सबके लिए अप्लाई करता है, तो आप इसको ध्यान रखिए और पार्टिसिपेट भी करो। जैसे क्या होता है रिस्क असेसमेंट, क्या होता है कि ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क असेसमेंट क्या है? ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क इवैल्यूएशन, इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या हुआ कि अजय सर रिस्क आइडेंटिफाई किया, रिस्क हाँ इवेल्युएट किया, रिस्क एनालिसिस किया, एनालिसिस किया, एनालाइज किया है, उसको इवेल्युएट फिर किया। उसके बाद इवैल्यूएशन किया। हाँ, तो दिस कंप्लीट 3 पैरामीटर्स इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में ये होता है कि 3 चीज कंसीडरेशन होते हैं। पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, फिर उसका एनालिसिस करो, फिर इसका इवेल्युएट करो, तो ये है रिस्क असेसमेंट। ठीक है जी। एक और टर्मिनोलॉजी आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसमें है ना रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? अजय साहब कुछ बोल सकते हैं? किसी प्रोसेस में जो रिस्क आइडेंटिफाई किया गया है, हाँ रिस्क फाइंडिंग बोल सकते हैं कि Exactly. ऐसा होता है फाइंड कि किया हमने। बहुत Risk सतीश finding, सतीश साहब बहुत अच्छा recognizing, बताए कि द सोर्स ऑफ रिस्क, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द रिस्क, इसके बोलते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ओके, देन अभी क्या होता है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो गया, देन एक और टर्मिनोलॉजी जो वाइडली यूज होता है इस स्टैंडर्ड में, आपने एक वर्ड देखा होगा लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड एक टर्मिनोलॉजी है। लाइक्लीहुड का है चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग। लाइक्लीहुड मतलब क्या हुआ अजय साहब? चांसेस ऑफ हैपनिंग, हाँ, चांसेस ऑफ हो समथिंग सकता है। हाँ, ये होता है वो। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी रिस्क एनालिसिस। पहले क्या था, हमने रिस्क असेसमेंट देखा था, अब रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस क्या है? सतीश साहब कुछ बताएंगे? रिस्क अजय सर? आइडेंटिफाई किया, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका सीवियरिटी कितना है। नहीं 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 नहीं, आपका कहना सही है। determine the level of risk. हाँ, देखो जी मैं इसका टर्मिनोलॉजी आपको बता दूं। द प्रोसेस ऑफ comprehend the nature of risk and determine the risk level. That means risk analysis क्या है कि रिस्क लेवल को आइडेंटिफाई, जो आपने बताया सही बताया था आप लोगों ने कि रिस्क लेवल को आइडेंटिफाई करना। रिस्क क्राइटेरिया क्या होता है? टर्मिनोलॉजी एनीवन? रिस्क क्राइटेरिया इन द सेंस उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन हायर है, कौन लोअर है और कौन ऐसे मिडिकेट है जिसको पास कर सकते हैं। और अजय सर? रिस्क It is the क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि हाई कैसे जस्टिफाई करेंगे, लो कैसे होगा, मॉडरेट कौन सा होगा, वेरी बेस्ड गुड, ऑन द लाइक्लीहुड, सीवियरिटी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत बहुत बढ़िया। विनोद साहब? It is the reference against which the significance of risk is evaluated. ओहो, एक्सलेंट, करेक्ट वर्डिंग आपने बोला, एग्जैक्टली वही है। रिस्क क्राइटेरिया वही है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट विच द सिग्निफिकेंस
of a risk is evaluated. एकदम Evaluated. करेक्ट टर्मिनोलॉजी बताए. होप अनिकेत साहब आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ओके. देन अगला टर्मिनोलॉजी है लेवल ऑफ रिस्क. लेवल ऑफ रिस्क कैसे होगा अजय साहब? हाई, लो, मीडियम, मॉडरेट. करेक्ट, आप सही बता रहे हैं. बेस्ड ऑन द सिविरिटी, लाइक्लीहुड. ना बहुत अच्छा बताया. वही होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिस्क. सतीश साहब, हाँ, रिस्क लेवल ऑफ रिस्क है मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिस्क और कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ consequences एंड देयर लाइक्लीहुड. ओके. देन एक और टर्मिनोलॉजी आता है रिस्क इवैल्यूएशन. विनोद सर, Yes, sir. बताएं रिस्क इवैल्यूएशन. It is a comparison of results of risk analysis हाँ, with risk criteria. वेरी गुड, बहुत सही टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं. हाँ, वही है अजय साहब. रिस्क इवैल्यूएशन की जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे विनोद साहब ने बताया, काफी करेक्ट बताया था. द प्रोसेस ऑफ comprising the result of risk analysis with the risk criteria to determine whether the risk or its magnitude is acceptable or tolerable. ठीक है अजय साहब, Yes, कुछ sir. पूछना चाहोगे? नहीं सर. अंडरस्टूड हो गया कि व्हाट इज द रिस्क इवैल्यूएशन. क्योंकि इवैल्यूएशन क्या कहता है टर्मिनोलॉजी में, यही कहना कि देखो जी, वो रिस्क आप टॉलरेबल है, एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल, वो रिस्क इवैल्यूएशन हम डिसाइड करते हैं जो भी क्राइटेरिया सेट करेंगे. सिमिलरली रिस्क ट्रीटमेंट, इस स्टैंडर्ड में एक और टर्मिनोलॉजी है रिस्क ट्रीटमेंट. विनोद सर, Yes, sir. बताएं रिस्क ट्रीटमेंट. प्रोसेस ऑफ, ये एक मेथड है, हाँ. मेथड और प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिस्क को ट्रीट कर सकते हैं, मतलब रिस्क को सॉल्व कर सकते हैं. एग्जैक्टली, सतीश सर सही बताए. जैसे प्रोसेस टू मॉडिफाई द रिस्क, क्योंकि जब कुछ आप कंट्रोल सेट करेंगे तो रिस्क लेवल क्या होता है, रिड्यूस होता है. तो उसी को बोलते हैं रिस्क ट्रीटमेंट. क्या हो गया? प्रोसेस टू मॉडिफाई रिस्क इज द कॉल्ड रिस्क ट्रीटमेंट. ठीक है सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. हाँ, बोलिए. रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क इवैल्यूएशन में इसमें ज्यादा डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? देखो जी, रिस्क इवैल्यूएशन में क्या टर्मिनोलॉजी में हमने देखा कि रिस्क इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम उसको डिफाइन करते हैं कि इवैल्यूएट करने के बाद कि रिस्क एक्सेप्टेबल है, टॉलरेबल है कि नहीं है, इवैल्यूएट करने के बाद. और दूसरा आपने क्या बोला? एनालिसिस. हाँ, रिस्क एनालिसिस. पहले रिस्क एनालिसिस में क्या होता है कि प्रोसेस टू कंबाइन नेचर ऑफ रिस्क एंड डिटरमाइन द रिस्क लेवल. वो सिर्फ लेवल डिफाइन करता है कि भैया ये हाई है, लो है, मीडियम है. रिस्क एनालिसिस में सिर्फ एक, देखिए, जैसे आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा ये रिस्क यार हाई रिस्क है, ये टॉलरेबल, ये मॉडरेट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये सिर्फ डिफाइन करेंगे. रिस्क एनालिसिस सिर्फ ये डिफाइन करें. लेकिन व्हेन वी टॉक फॉर द दिस रिस्क इवैल्यूएशन, जब इवैल्यूएट करेंगे तो हम ये डिटरमाइन करेंगे कि एक स्टेबल है, एक्सेप्टेबल है कि नॉट एक्सेप्टेबल है, टॉलरेबल है कि नहीं टॉलरेबल है, वो डिफाइन करेंगे. अजय सर, समझ पा रहे हो? यस सर. यस सर. क्या कि विनोद साहब का जो सवाल था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. क्योंकि क्या ना कि ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी. अच्छा, कभी कभी हम लोगों ने एक चीज और देखा है, रेसिडुअल रिस्क के बारे में कभी सुना है विनोद साहब? यस सर. क्या है? बट डिफरेंट. हाँ, अगर जो आइडेंटिफाई रिस्क में अगर कोई चेंजेस आइडेंटिफाई होता है तो दैट मे बी कॉल्ड एज रेसिडुअल रिस्क. सतीश साहब बताइए. अजय सर, रेसिडुअल रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो बार बार मतलब दूसरी बार फिर आइडेंटिफाई हो जाए. चलो, कुछ हद तक सही आंसर है. और बताया अजय साहब? अनआइडेंटिफाइड रिस्क. और बताए अजय साहब? अजय साहब? नहीं सर, आइडिया नहीं है.
देखो जी, ये बड़ा मैंने वर्डिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ते ही समझ में कि रेसिडुअल मतलब क्या होता है, जो बच गया। रेसिडुअल मतलब वही होता है ना जो अनआइडेंटिफाइड रिस्क। हाँ, तो कहता है कि रिस्क ट्रीटमेंट के बाद अगर कोई रिस्क बच जाता है, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी रिस्क ट्रीटमेंट, कोई कंट्रोल हमने एस्टैब्लिश किया, कोई इंप्लीमेंट किया, इसके बाद भी रिस्क अभी भी रहा है, तो उसी को बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। अगर कुछ ट्रीटमेंट के बाद, मिटिगेशन के बाद भी अगर कोई रिस्क बच गया तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। ठीक है? हाँ जी अजय साहब। यस सर। अच्छा, आप लोगों ने स्टैंडर्ड तो पढ़ा ही होगा इसका। यस सर। यस सर। हाँ, ISO 27001 स्टैंडर्ड में क्लॉज नंबर 4 एक है। 4 तो बहुत पॉपुलर होगा, बाकी सारे स्टैंडर्ड में भी याद आता होगा, सब कुछ जानते होंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी विनोद जी साहब। सर। यस सर। अजय Yes, सर sir. आप भी समझ रहे होंगे। जी सर। तो Yes. कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। अभी हमने टर्मिनोलॉजी में क्या पढ़ा अजय साहब कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है। जी। हाँ जी अजय साहब, जी सर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा ना है। जी सर। Yes. हाँ, तो क्या इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? आप लोग थोड़ा पार्टी, क्योंकि यू पीपल आर हाईली एक्सपीरियंस इन द अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट। बताइए, कुछ कुछ बोलिए। अजय ये साहब, सतीश साहब, विनोद साहब। हाँ बोलिए अजय साहब। टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हो सकता है, हाँ पॉलिटिकल हो सकता है। हाँ, और एक्सटर्नल में सोशल हो सकता है, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, रेगुलेटरी, की ड्राइव्स हो सकते हैं। हाँ 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 ठीक है। इंटरनल में परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, नॉलेज रिलेटेड हो सकता है। और सतीश साहब बताएंगे प्रोसेस, कुछ? एक्टिविटी। और बताइए। अगर पूरा टर्मिनोलॉजी केवल दिखाया जाए तब तो ये सब ठीक है, बट अगर मेन पॉइंट पे जाए तो फिर अलग हो जाएगी, क्योंकि केवल ऐसे नहीं लिख सकते ना कि सोशल है, एग्रीकल्चर है, ये है, ये वो है। इसको स्पेशली देना होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या क्या कंटेक्स्ट हो सकता है एज पर द स्कोप। हाँ तो जैसे मान लीजिए कि इंटरनल देखते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो जो प्रॉब्लम आ सकती है इंटरनली, वो सब हाँ, इंटरनल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। वेरी गुड। तो वो टेक्नोलॉजिकल में जाएगा ना सतीश साहब। नहीं, खाली टेक्नोलॉजिकल का मतलब छोटा, टेक्नोलॉजी इतनी छोटी सी चीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकल डाल दिया है ये आपने। कॉन्टेक्स्ट आपका लिमिटेड हो जाता है, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड ही खुद कहता है कि कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, रेगुलेटरी, वो बोलता टेक्नोलॉजिकल, है कि वो उसके बिहाफ पे होना चाहिए, ना कि वही होना चाहिए। चलो वो तो है, ये तो चलो रेफरेंस गाइडलाइंस दिया है। ऐसा ऐसा ये दोस्तों, मैं आप लोगों को एक नई चीज बताता हूँ, शायद आप लोग के लिए यूजफुल होगा और आप सब लोग उसको नोट भी करेंगे कि व्हाट कुड बी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी, क्योंकि अपने सोचने का हम लोग थोड़ा सा दायरा भी बढ़ जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या क्या हो सकता है, तो मैं आप लोग को एक, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट कुड बी द इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा सोचो ब्रॉडर के और क्या क्या हो सकता है। आप लोगों ने जितना भी बताया ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज करेक्ट, उसमें मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन अभी और भी कई चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे क्या बताया कि सोशल बताया बहुत लोगों ने, कल्चरल बताया, पॉलिटिकल बताया, लीगल, रेगुलेटरी, फिनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, नेचर, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, और नेशनल, इंटरनेशनल एंड लोकल कंडीशंस भी हो सकती है। ओके, देन एक्सटर्नल कंटेक्स्ट में एक और हो सकता है, आप नोट कर लो, की ड्राइवर्स एंड ट्रेंड्स हैविंग इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या हो सकता है, रिलेशनशिप विद परसेप्शन एंड वैल्यूज ऑफ द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या उनकी परसेप्शंस हैं, और वैल्यूज ऑफ द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। जो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है,
शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनकी क्या परसेप्शंस हैं, क्या क्या परसेप्शन है, दैट कुड बी द एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट। जब इंटरनल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई, यस वो भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मैं कोई चीज पॉइंट बताता हूं जिसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अजय साहब, विनोद साहब, अजय। यस सर। यस सर जी। थोड़ा सा बोलते रहो, पार्टिसिपेट करो ना, तुम तो एकदम उधर चले जाते हो। ओके, देखो मैं जो जो बताता हूँ ध्यान रखना, उसको नोट भी करते जाओ, बेशक रिकॉर्ड भी करते जाओ। इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या हो सकती है? इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रोल, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, कैपेबिलिटी, understood in terms of the resources, knowledge, then relationship with and perception of various internal stakeholders। उनके इंटरनल जैसे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में परसेप्शन था, इसमें भी उनकी परसेप्शंस, उनकी रिक्वायरमेंट, समझ रहे हो अजय साहब? जी सर। यस सर। हेलो जी। यस सर। विनोद साहब, ओके। यस सर। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर है, दैट कुड बी द देन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन फ्लो, कैसे क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करता है ऑर्गेनाइजेशन में, देन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये भी आपकी इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है। देन स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस, मॉडल एडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, अजय साहब सुनो, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। विनोद साहब। यस सर। हाँ सुन रहा हूँ। तो ना आप कुछ ऐड करो ना। तो फ्रॉम ये सारी चीजें जो हो सकती है ना, इंटरनल कॉन्टेक्स्ट हो सकती है, इंटरनल इश्यूज हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में लेके चलिए कि क्या इंटरनल क्या एक्सटर्नल इश्यूज हो सकता है, ठीक है ना? यस तो ये इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज हो गया। वैसे ही एक रिक्वायरमेंट है, अगला क्लॉज जो है 4.2, विनोद साहब बताएंगे? विनोद साहब, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन इट? या अजय साहब, एनीवन, या सतीश साहब? एक्चुअली इस रिक्वायरमेंट के बेस पर ये बतलाना चाहता है स्टैंडर्ड कि हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे नीड्स और एक्सपेक्टेशन जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टी है, उनमें भी कोई भी हो सकता है, लाइक अपना इंटरनल एम्प्लॉइज भी हो सकता है, स्टेक होल्डर हो सकता है, अपना सप्लायर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, और रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, और हाँ, बताइए स्टैंडर्ड क्या कहता है इसमें? जो है, अगर हमारा कस्टमर हुआ एक इंटरेस्टेड पार्टी, उसके काफी सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास सिक्योर होते हैं। हाँ, तो उसका एक्सपेक्टेशन है कि माय कस्टमर डज नॉट डिस्क्लोजेस माय इंफॉर्मेशन टू एनीवन विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन टू मी। एग्जैक्टली। दिस सिस्टम शुड बी secured in such a way that there should be no possibility of hacking। हाँ, उसकी इंफॉर्मेशन की चोरी नहीं होनी चाहिए, थेफ्ट नहीं होना चाहिए, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये वो चाहता है। एक्सपेक्टेशंस ये हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस होगी। एक्सपेक्टेशन ऐसे एम्प्लॉइज क्या सोचेगा, जो भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, वो मेरे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उसकी कॉम्पिटेंसी जो है मैं बाहर क्यों डिस्क्लोज करूं, बिकॉज दैट आई हैव टू यूटिलाइज इन माय ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वो सारी इंफॉर्मेशन एचआर में मेंटेन करता है, एचआर का सिस्टम ऐसा सिक्योर्ड होना चाहिए, वो कहीं पे लीकेज नहीं होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन वगैरह कहीं डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड कॉपीज है तो लॉक इन की में रहेगा, सॉफ्ट में है तो उसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड वगैरह रहेगा। अभी इंटरेस्टेड पार्टी में सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि वो जब आएगा तो हम उसके साथ में एक एनडीए साइन करेंगे। अच्छा, एक मिनट अजय साहब, वी आर थोड़ा देर के लिए स्टॉप करते हैं, विल रीस्टार्ट बिकॉज टाइम अभी का जो होगा पूरा हो गया, ठीक है ना?